नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा। मेरे साथ इस दफा खास मेहमान डॉक्टर अमृता नार्लिकर। एक ऐसे वक्त पे जब भारत और यूरोप के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन मदर ऑफ ऑल डील्स थोड़ा असामयिक है, थोड़ा प्रेमेच्योर है। जब ये दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और जो मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा बनती हैं, तो ये उत्साहित होने की बात है ही। भारत की बहुपक्षीय नीति मल्टी अलाइनमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि वह यूरोपियन यूनियन की तरह ट्रंप द्वारा बुरी तरह प्रभावित न हो। यूरोप के अंदर की क्या इस समय परेशानियां हैं? यूरोप में कई समस्याएं हैं जो दिखा रही थी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स को फिर से पुनर्गठित करना होगा, फिर से रीअलाइन करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा। मेरे साथ इस दफा खास मेहमान डॉक्टर अमृता नार्लिकर। अमृता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत दिनों के बाद आप गोलमेज में हमारे साथ जुड़ रही हैं, और एक ऐसे वक्त पे जब भारत और यूरोप के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और अमृता, ये एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूरोप में ही बहुत उथल पुथल है, और यूरोप कह सकते हैं कि इसमें उलझा हुआ है इस ख्याल में कि अमेरिका, जिसे वो हमेशा अपना सहयोगी समझता था, अब वो एक सहयोगी नहीं बल्कि एक आक्रांता के तौर पे सामने आया है। तो भारत और ईयू के बीच जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, इसे इस परिप्रेक्ष्य में, इस कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी होगा। जी नमस्कार नगमा जी, बहुत अच्छा लग रहा है गोल में इस पर वापस आके। निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, यूरोप में उथल पुथल मची हुई है, विश्व में मची हुई है देखा जाए तो। और लेकिन आपने जो डिस्क्राइब किया इस डील को, आपने कहा ना कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहलाया जा रहा है। यदि आप इसकी ओर पहली दृष्टि से देखें ना, फर्स्ट ग्लांस से देखें, तो आप सोचेंगे कि ये डिस्क्रिप्शन मदर ऑफ ऑल डील्स थोड़ा असामयिक है, थोड़ा प्रेमेच्योर है, क्योंकि अभी इसके कानूनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हुए हैं और इसको लागू होने से पहले कई प्रक्रियाएं हैं जो होनी हैं। तो अभी ये ओवरनाइट लागू नहीं होने वाला है और कई डिटेल्स हैं जिनकी अभी बातचीत होएगी। लेकिन आप सेकेंड लुक देखें, अगर आप इसको गहराई से देखें, तो ये जो इंडिया ईयू एफटीए हुआ है, इसके लिए काफी उत्साहित होने के कारण है। तो ये डील 2007 से इसके ऊपर नेगोशिएशंस शुरू हुए थे। बहुत कठिन बातचीत चल रही थी, सौदेबाजी चल रही थी, ऑलमोस्ट 20 साल होने आ गए हैं। और गंभीर गतिरोधों के बाद, सीरियस डेडलॉक्स के बाद यह डील हासिल हुआ है। और ये जो मुक्त व्यापार समझौता एफटीए है, जब ये दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है और जो मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा बनती हैं, तो ये उत्साहित होने की बात है ही। और इसे आम लोगों के संदर्भ में देखा जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। ये दोनों देशों में लगभग 2 बिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से कई लोगों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे इस डील के द्वारा। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, तकनीकी नवाचार, टेक्निकल इनोवेशन और बेहतर श्रम गतिशीलता से लाभ होगा। इसलिए ये इसलिए इतना एक्साइटमेंट हो रहा है इस डील के लिए दोनों साइड से। और आपने जैसा सही कहा कि 2 बिलियन लोग रहते हैं दोनों मुल्कों में, और एक क्वार्टर, एक चौथाई जो है वो जीडीपी का हम कवर करते हैं। तो उत्साह जो है वो जायज है, होना भी चाहिए। और इस डील के तहत भारत को किस तरह के फायदे मिलेंगे, आपने कुछ उसके बारे में भी बताया। दूसरी बात जो मैंने अपने सवाल में एक हिस्सा था ट्रंप को लेकर, अमेरिका को लेकर, वो ये कि अब अमेरिका जो है एक यूरोप का एलाई नहीं बल्कि एक अग्रेसर के तौर पे, एक आक्रांता के तौर पे सामने आया, खास करके ग्रीनलैंड वाली बात के बाद। जी। तो ये जो
20 साल की नेगोशिएशन ही भारत ईयू के बीच में, और अब ये डील हुई है। इसके समय के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी कि अमेरिका से यूरोप के बिगड़ते हुए रिश्ते या इसके लिए एक तरह से एक कारण बने? जो आपने ये सवाल उठाया है, ये बिल्कुल सही है। यदि आप देखें तो अधिकतर लोग इस डील के आर्थिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके भू राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं को भूलना नहीं चाहिए। और आपने अभी इसके जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, भूनैतिक प्रसंग की बात की है। यूरोप के लिए ये एफटीए, ये व्यापार समझौता ऐसे समय पे आया है जब इसकी सख्त जरूरत है। अमेरिका के साथ उसकी कभी सौहार्दपूर्ण साझेदारी थी, लेकिन वो रिलेशनशिप, वो साझेदारी अब तनावपूर्ण संबंधों में बदल गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये ग्रीनलैंड के बारे में जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट्स की, उनके उनके कारण यूरोप की आंखें खुल गई हैं। रूस से डीकपल करने के लिए उस पर कुछ वर्षों से, आपको पता है, दबाव बना ही हुआ था, और चीनी बाजार पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को लेकर यूरोप चिंतित हो रहा था। अब इस कठिन परिस्थिति में भारत के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता न केवल एक विशाल बाजार प्रदान करता है, बल्कि एक एक विश्वसनीय साझेदारी भी सुनिश्चित करता है। तो ये हो गई यूरोप की बात ना। भारत की परिस्थितियां अलग हैं। भारत के लिए, भारत की बहुपक्षीय नीति, मल्टी अलाइनमेंट, ने यह सुनिश्चित किया है कि वह यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन की तरह ट्रंप द्वारा बुरी तरह प्रभावित न हो, ना खासकर सुरक्षा के मोर्चे पर। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ द्वारा बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म के माध्यम से व्यापार विस्तार को बहुत कम उम्मीदें हैं ना, क्योंकि डब्ल्यूटीओ खुद बहुत बुरी तरह डेडलॉक्ड है, फंसा हुआ है। और भारत के कठिन पड़ोसी देशों के कारण विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यक, भारत को भी डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है। और ऐसे में इस परिस्थिति में समान विचारधारा वाले लोकतांत्रिक देशों के साथ द्विपक्षीय, मतलब बायलैटरल व्यापार समझौते एक समझदारी भरा हुआ रास्ता पेश कर। जी। हम्म। इसलिए ये भारत के भारत के लिए, लिए जी। भी, भारत का भी हित है। और हाँ, जैसा आपने बताया कि ये जो बिल्कुल है आर्थिक से ज्यादा ये जियोपॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट की बात है। भू बिल्कुल। राजनीति जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। यूरोप पर, अमृता, आपने ओआरएफ के लिए एक लेख पे लिखा था जिसमें आपने ये लिखा था कि यूरोप भी अब ये सोच रहा है या जाग रहा है, और वो सोच रहा है कि उसमें क्या नीतियां उसकी बदलनी होगी। तो ऐसे में एक तो ये भी है कि जो पुरानी जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप्स थी वो बिखर सी गई है, और इसलिए यूरोप को नई साझेदारियों की ओर भी देखना है। दूसरे, यूरोप के अंदरूनी हालात, वहां जो टूट फूट है, जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो कैसे हैं? आपका तो अच्छा अनुभव है, आप रही हैं वहां इतने समय, आपने देखा है। इमिग्रेंट्स को लेके ही बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसमें कि एक दो भाग, एक बंटवारा सा है। तो यूरोप के अंदर की क्या इस समय परेशानियां हैं? बिल्कुल। तो ये एक्चुअली आपका ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट्स में है, दो अंक में है। एक है कि ये जो जो सिक्योरिटी गेन्स क्या मिल रहे हैं यूरोप को ना, और दूसरा है इंटरनल प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स यूरोप में क्या हैं। तो हम दोनों ही विषयों पे थोड़ा बोलना चाहेंगे। तो पहला तो है कि ये आर्थिक लाभों के साथ साथ ये जो समझौता हुआ है इंडिया के साथ, भारत के साथ, अ, इसके साथ में आर्थिक लाभों के साथ संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण है यूरोप के लिए ना। तो और ये इसका कारण ये है, यानी बिल्कुल ट्रंप ने जो किया है वो एक कारण है, लेकिन विश्व में एक जागरूकता हो रही है, यूरोप में धीरे धीरे हुई है, और वो ये है कि व्यापार, ट्रेड
केवल व्यापार या विकास या प्रगति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार एक राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मूलभूत घटक है, एक मूलभूत अंग है। और यूरोपीय संघ और भारत के बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स को किस तरह से पुनर्गठित करना और सुरक्षित करना ना। बिकॉज यूरोप को अब ट्रम्प के कारण नए डेंजर्स दिख रहे हैं, लेकिन यूरोप में पहले भी धीरे धीरे जागरूकता हो रही थी कि चाइना से भी प्रॉब्लम्स हैं और रशिया के कारण भी काफ़ी कठिनाइयां पेश हो रही हैं। तो यूरोप में कई समस्याएं हैं जो दिखा रही थी कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स को फिर से पुनर्गठित करना होगा ना, फिर से रीअलाइन करना होगा। और ये जो अभी शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी। और इस बात का ये जो पार्टनरशिप बनी है ना सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर, इस बात का सशक्त प्रमाण है कि दोनों पक्षों ने अपने आर्थिक खेल को भू आर्थिक और भू राजनीतिक स्तर तक अद्यतित किया है, उन्नत किया है ना। तो ये तो आपका जो फर्स्ट पार्ट, जो पहला अंक था आपके प्रश्न का। लेकिन ये जो दूसरा अंक है आपके प्रश्न का, वो भी बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये जो डील हुआ है, ये जो समझौता हुआ है, ये श्रम गतिशीलता में सहायक होगा ना। माइग्रेशन, स्पेशली मूवमेंट ऑफ लेबर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूरोप के भीतर एंटी इमिग्रेशन भावनाएं बढ़ रही हैं और यूरोपियन देशों के लिए आत्मचिंतन इस समय बहुत आवश्यक है। अगर हम ये मानते हैं, जो यूरोप अपने आप को हमेशा पेश करता है कि वो नॉर्मेटिव पावर यूरोप है ना, तो अगर ये हम मानते हैं कि ये सीरियस है, सच में अपने आप को नॉर्मेटिव पावर समझता है यूरोप, और वो अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहता। अमेरिका में हम देख रहे हैं कितना एंटी इमिग्रेशन फीलिंग हो रहा है ना। अगर यूरोप उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता है, और वो चाहता है, जो ये डील दिखा रहा है, वो चाहता है कि योग्य क्वालिफाइड प्रवासियों के लिए वो खुला रहे, तो इन मुद्दों को व्यवस्थित और गंभीर रूप से संबोधित करना होगा यूरोप के अंदर ना। ये जो बहुत पोलराइज्ड हो गया है ये कॉन्वर्जेशन, ये यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स के ऊपर, और ये यूरोप को खुद करना होगा ना। इसमें इंडिया उसका सहयोग नहीं दे सकता, ये यूरोप का डोमेस्टिक इंटरनल मामला है। और हमारे हिसाब से इसके ऊपर अभी काफी ज्यादा अटेंशन देना चाहिए यूरोप को। अंदरूनी समस्याएं जो है यूरोप में, जैसा आपने कहा कि यूरोप एक नॉर्मेटिव पावर है और यूरोप अगर अमेरिका नहीं बनना चाहता, और यूरोप में हमने देखा, जर्मनी की भी आपने बात की थी कि कैसे इमिग्रेंट्स को लेकर पहले एक सॉफ्टनेस बहुत थी, जो कि उल्टा भी काम कर गई। लोगों में बड़ी नाराजगी हुई, कई तरह के आतंकी हमले देखे हमने, और इनके बीच में एक बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। तो मैं ये आगे समझना चाह रही हूँ कि जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये व्यापार समझौता हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, वो किस तरह से, आपने श्रम गतिशीलता की बात की, लेकिन और भी ट्रेड फ्लो को वो किस तरह से एक नया आकार दे सकता है, एक नया रूप दे सकता है, कैसे रीशेप कर सकता है। और जो एक प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड है, हम दुनिया भर में ये देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है और बहुत ज्यादा एक नेशनलिज्म को लेकर एक प्रोटेक्शनिज्म फिर से दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर टैरिफ्स के कम होने, खत्म होने की भी बातें आ रही हैं सामने। किस तरह से ये एक काउंटर देगा उस प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड को भी? तो ये जो डील है ना, ये दो चीजें करेगा न। एक तो है कि जो जो आप सजेस्ट खुद कर रहे हैं कि ये काउंटर करेगा ये जो प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड्स हैं। और हमने इसका एक परिणाम तो देख ही लिया है कि अब
डिटेल्स में देखना है कि ये यूएस के साथ क्या डील होने वाला है, हो रहा है, हो गया है। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एटलीस्ट अनाउंस किया है कि उनको भी इंडिया के साथ ये डील करना है ना, ट्रेड एग्रीमेंट करना है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ईयू एफटीए, ईयू इंडिया के साथ एफटीए हुआ, इनके बीच में एफटीए हुआ है, और उसके शीघ्रता पूर्वक बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला हम भी डील कर रहे हैं ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड को थोड़ा रोक सकता है। अ, और ये भी सच है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो बहुत स्लो डाउन हो गए हैं, डेडलॉक्ड रहे हैं। अभी रिफॉर्म की बात की जा रही है, डब्ल्यूटीओ को किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, ये भी बहुत आवश्यक मुद्दा है। लेकिन डब्ल्यूटीओ के थ्रू ट्रेड लिबरलाइजेशन एक्सपेक्ट करना इस समय थोड़ा आइडियलिस्टिक होगा ना। अभी डब्ल्यूटीओ खुद ही बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो इस दृष्टि से भी ये ईयू इंडिया का जो ट्रेड डील हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ विश्व में जो सभी लोग जाग रहे हैं कि फ्री ट्रेड, ओपन ट्रेड केवल करो तो उसमें सुरक्षा में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना, कई समस्याएं उठ सकती हैं। जो यूरोप ने खुद देखा ना, उनका एनर्जी निर्भरता, रिलायंस ऑन रशिया, रूस के ऊपर उनकी निर्भरता बहुत ज़्यादा थी ना। फिर यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया और यूरोप को मानना पड़ा कि उनको इतना ज़्यादा निर्भरता रूस के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। और यही बात चीन के मामले में सोची जा रही है। तो सुरक्षा और व्यापार के बीच में जो लिंक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये भारत और ईयू के बीच में जो ये डील है वो ये दोनों चीजें रिकॉग्नाइज करता है। वो दिखाता है कि ये दोनों पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों विषय अब बिल्कुल गहरे रूप से एक मिल गए हैं ना। और ये डील वो दिखा रहा है, और ये जो सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप है इसका पार्ट, वो इसलिए बहुत जरूरी है उसकी भी बात करना, केवल आर्थिक अंक की नहीं ना। जी, एक जो बात आपने कही वो मैं आपसे पूछने ही वाली थी, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आज के दिनों में वही है, सब चर्चा कर रहे हैं इस पर। खबरें हैं कि भाई ट्रम्प का जो हृदय परिवर्तन हो गया है उसका कारण क्या है। ट्रम्प शायद ये मानने को तैयार नहीं थे कि यूरोप उनसे आगे निकल जाए और ट्रेड डील कर दे, और इसलिए भारत के साथ उन्हें भी डील करनी थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका अलग थलग सा पड़ गया है, एक ऑस्ट्रेसाइज और आइसोलेटेड है। आप मानती हैं कि ये कारण एक है? बिल्कुल, ये कारण, ये वन ऑफ द फैक्टर्स तो है ही। लेकिन जो अब ये जो पिछले साल ने जो दिखाया है, और ट्रम्प 2.0 ने दिखाया है, वो ये है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है प्रेसिडेंट ट्रम्प का। और तो ऑन द वन हैंड ये एक रैशनल रिस्पॉन्स है। अब जो हम देख रहे हैं ये यूएस के द्वारा एक रैशनल रिस्पॉन्स है। ईयू और इंडिया का ट्रेड डील हो गया, अब हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए ना। लेकिन क्या एक्चुअली में होगा वो अभी देखना होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अनाउंसमेंट से काफी डिफरेंट, काफी अलग है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि अब भारत रूस से कुछ ऑयल इंपोर्ट्स नहीं करेगा ना। अब हमें नहीं मालूम ये भारत ने ऐसे अग्री किया है कि नहीं किया है। एक तरफ बोल रहे हैं कि टैरिफ्स कम कर रहे हैं, लेकिन किस किस लेवल से कम किए जा रहे हैं वो भी देखने का है ना। लेकिन ये आपका सवाल बिल्कुल टाइमली है ना, और सही है। क्योंकि ये जो केवल ट्रम्प द्वारा ये अनाउंसमेंट आना भी दिखाता है कि ये भारत और ईयू के बीच में जो समझौता हुआ है उसका कुछ प्रभाव हुआ है यूएस के ऊपर। जी जी जी, बल्कि जैसा हमने शुरू में भी बात की कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो ये डील हुई वो भी 2 दशक से चल रही थी, लेकिन अभी हुआ क्योंकि यूरोप के साथ भी एक मुश्किल थी और यूरोप को लगा कि ये करना अभी जरूरी है। तो अमृता, एक तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक पहले से ही एक जो जो वर्ल्ड ऑर्डर अपनी जगह पे कायम था, या जिस तरह की चीजें बनी हुई थी, वहां पे भी एक अनरावलिंग और एक नई विश्व व्यवस्था उभर रही है। हम्म। उसमें हम्म। यूरोप की अपनी जगह, यूरोप की नई साझेदारियां हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल। तो ये अनरावलिंग हो रहा है जो क्या
उसमें से निकलने वाला है, ये अभी किसी को भी नहीं मालूम है ना। तो क्या, तो देश, सभी देश अब नए सहयोगियों को, नए पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और समान विचारधारा वाले साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। मल्टीलैटरलिज्म के जो फेलियर्स हुए हैं, जो विफलता हुई है ना, इसके बावजूद सब देश प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई अलग तरीके से वो ऑर्डर को बिल्ड करें ना, और नया ऑर्डर बनाने का प्रयत्न करें। और इस प्लूरीलैटरल्स की बातचीत चल रही है, बायलैटरल्स की बातचीत के ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प के ऊपर विचार किया जा रहा है। और गठबंधनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। और यहाँ हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि यह केवल आर्थिक हितों का मुद्दा नहीं है, बल्कि मूल्यों का भी है। और इस मामले में ये जो भारत और ईयू के बीच में डील हुआ है, ये हमारे हिसाब से अपार संभावनाएं रखता है। उदाहरण के लिए, भारत और यूरोपीय संघ दोनों में अलग अलग तरीकों से पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान है। भारत में हमें बचपन से सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब लोग, दुनिया के सब लोग एक एक परिवार हैं, या दुनिया के सब देश एक परिवार हैं, बल्कि दुनिया के सभी प्राणी, पूरी वसुधा एक कुटुंब, एक परिवार है ना। हमको स्कूल में सिखाया जाता है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। जो अपने आप जो अपने आप को सभी प्राणियों के समान देखता है ना, उन अपने बीच और दूसरे प्राणियों में अंतर नहीं करता, वही पंडित है। और ये केवल फिलोसॉफिकल दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये विचार भारत के G20 प्रेसिडेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे ना। वो जो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का आइडिया डिवेलप किया गया, वो इसी विचार से डिवेलप्ड है। और यूरोप में भी, तो ये है भारत ना, और यूरोप में भी सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स हैं, राजनीतिक दल हैं, जो वास्तव में बेजुबानों अर्थात जानवरों के लिए आवाज उठाते हैं। अब यदि भारत और यूरोप अपने सहयोग को गहरा करते हुए इन विचारों को अपनाएं, तो एक नया वैश्वीकरण साकार हो सकता है, एक बेहतर, एक करुणाशील वैश्वीकरण, जिससे यूरोपीय संघ और भारत मिलकर बना सकते हैं ना। तो हमारे लिए ये एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये दोनों पार्टीज, ईयू और भारत, क्या ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के सर्वोत्तम गुणों को सुदृढ़ करेंगे क्या, और साथ मिलकर वैश्वीकरण का एक ऐसा नवीन मॉडल तैयार करेंगे जो न केवल मानव केंद्रित हो, बल्कि संपूर्ण वसुधा केंद्रित भी हो ना, सभी जीव जंतुओं, सभी प्राणियों का भी ध्यान रखे। तो ये एक ऑल्टरनेटिव आइडियाज भी हैं भारत और यूरोप में, और देखना है कि ये इनको इनका अच्छा उपयोग करेंगे क्या, एक करुणाशील वैश्वीकरण, एक काइंडर ग्लोबलाइजेशन बनाने में। ये तो बहुत ही सुंदर बात कही आपने। एक करुणाशील वैश्वीकरण अगर हो पाए, और जैसा आपने कहा कि एक अपार अवसर है भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों के पास, के एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे को सुदृढ़ करें और एक नए वैश्वीकरण की ओर बढ़ें। धन्यवाद आपका अमृता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद नगमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा है जल्दी फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, बिल्कुल। थैंक यू।